नमस्कार। डीडी न्यूज पर सांकेतिक समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली एनसीआर में आप नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी। पंजाब और चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर छापा। आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। ममता बनर्जी के साथ मेरी निजी लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे नेताओं के लिए अपशब्द क्यों? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया दोहरेपन का आरोप। टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई दिलीप घोष की शिकायत। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, दयानिधि मारन समेत कई नेताओं ने किया नामांकन। बिहार की 4 सीटों पर गुरुवार तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन। उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने 16 उम्मीदवारों की जारी की सूची। पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। यूपी में योगी आदित्यनाथ का चुनावी प्रचार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल बीजेपी में हुए शामिल। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात शराब घोटाले की। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। शुरू में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी थी। कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई शुरू की। इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू अदालत में पेश हुए। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कल शाम उन्होंने अरविंद जी से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसे का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें
कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपए का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है और दिल्ली के अस्पतालों में बेडों की भारी कमी है। अभी जो दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, तो आज दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 30 लाख लाभार्थी ये लाभ से वंचित है, उसके लिए चिंता करिए। राज्य में आज 50% से ज़्यादा बेड भारत सरकार की सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में है। आप आपके राज्य में बेड बढ़ाइए। आपके राज्य में जो बच्चे हैं उसका इम्यूनाइजेशन सभी यूटी के सापेक्ष में बहुत कम हो रहा है, उसको भी आप बढ़ाइए, उसके लिए भी आप चर्चा करिए। करना कुछ है नहीं और सिंपैथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सचदेवा की मांग है कि शराब नीति मामले में केजरीवाल अपने सीएम पद से इस्तीफा दें। फिलहाल केजरीवाल इस मामले में ईडी की हिरासत में हैं। और अब कुछ और बड़ी खबरें। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर की सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। सुशील ने बीते साल मई महीने में आयोजित हुए जालंधर उपचुनाव में 57,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य 2019 के इसमें रहे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और वैसे ही शीतल जी जो आम आदमी पार्टी के
विधानसभा सदस्य और प्रवक्ता है, इनका आना ये हम पार्टी के लिए एक अच्छी बात मानते हैं, पंजाब के लिए मजबूती की बात मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। आगे की खबरों में केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच ये कदम उठाया है। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने प्याज निर्यात पर लागू प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले प्याज निर्यात पर रोक 31 मार्च 2024 तक वैध थी। गौरतलब है कि रबी फसल की प्याज बाजार में आनी शुरू हो गई है। खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्याज किसानों का पहले पंजीकरण करना है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई ठिकानों पर छापा मारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिंगला दूसरे पार्टी नेता हैं जिनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सिंगला ने विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। सिंगला गोवा के पार्टी प्रभारी के साथ एमसीडी के सह प्रभारी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले मटियाला से पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर 23 मार्च को छापेमारी की थी। और प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने आज सुबह पंजाब और चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर छापा मारा है। इनमें पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रुजम का चंडीगढ़ का आवास भी शामिल है। यह आवास सेक्टर 20 में है। इसके अतिरिक्त मोहाली के बाकरपुर में हुए अमरूद घोटाले में वरुण रुजम की पत्नी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस कथित घोटाले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें। स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे की खबरों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज ही अंतिम दिन है। लेकिन बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो नागपुर से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो तीसरी बार नागपुर से प्रत्याशी हैं। साल 2014 में नितिन गडकरी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता विलास मुत्तेमवार को मात दे दी थी। 2019 में भी उन्होंने इसी सीट पर जीत हासिल की।
नागपुर में मतदान पहले ही चरण में 19 अप्रैल को होना है। और केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के अलवर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पीलीभीत से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी ने 18वीं लोकसभा के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन को चुनावी मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं। पीलीभीत में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज नामांकन का अंतिम दिन है। उधर तमिलनाडु में कोयम्बटूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी आज कोयम्बटूर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पत्ताली मक्कलकाची यानी पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने भी आम चुनाव के लिए अपने पार्टी की घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। खबर महाराष्ट्र से। शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी सूची जारी कर दी है। अभी गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने जिन 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो हैं बुल्ढाणा से नरेंद्र खेडेकर, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, मावल से संजोग वाघेरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, धारशिव से ओमराजे निम्बालकर, शिरडी से भाऊ साहेब वागचौरे, नासिक से राजा भाऊ वाजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर और परभणी से संजय जाधव। तो मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद एनसीपी एससीपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब खबर पश्चिम बंगाल से। भाजपा के सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर दी गई टिप्पणी पर मांगे गए जवाब पर कहा कि पार्टी द्वारा जारी किए गए नोटिस का वो आधिकारिक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण को लेकर वो दुखी हैं। साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिता पर टीएमसी नेता की टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि क्या हमारे नेता का मान सम्मान नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता आज चुनाव आयोग कार्यालय गए और अधिकारी से मुलाकात की। भाजपा नेता दिलीप घोष के बयान को लेकर टीएमसी ने राज्य चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। अगली खबर, डीएमके मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। इस मामले में जानकारी देते हुए तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी साह्याब्रत साहू ने कहा कि राधाकृष्णन के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर की गई है और आगे की जांच जारी है। Has given us a report. FIR has been lodged on a particular section of IPC as the police found it fit. Further investigation, further reporting is awaited. और तमिलनाडु के मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे कि राज्य की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा की चुनाव आयोग से मांग है
कि राधाकृष्णन को माफी मांगनी चाहिए और उनके चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए। वक्त आ गया है अभी एक और छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो देखेंगे आगे की कुछ और बड़ी खबरें। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुर भट्टी के इलाके में हुई। अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद एवं दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की है। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि होली के दिन इसी इलाके में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की टीम नक्सलियों की तलाश में जुटी थी। जिला बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरपुट्टी इलाका में माओवादियों का उपस्थिति की सूचना पर हमारा डीआरजी टीम, सीआरपीएफ एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला है और 4 पुरुष हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स पर अभी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथीगण सुरक्षित है और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। अगली खबर, अमृतसर जिले के पंचग्रेन गांव के पास बीएसएफ सैनिकों ने एक हेक्साकॉप्टर नाम के एक ड्रोन को क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया है। इस ड्रोन के बारे में मौके पर मौजूद किसान ने बीएसएफ सैनिकों को बताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर टिप्पणी करने के मामले में अमेरिकी दूतावास के डेप्यूटी चीफ ग्लोरिया बर्बेना को समन किया गया है। विदेश मंत्रालय में उनकी बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि मामले पर करीबी नजर है और अमेरिका निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करता है। मामले पर जर्मनी ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी टिप्पणी भारतीय न्याय प्रणाली को कमजोर आंकने जैसा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा के दौरान मलेशिया के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद हाजी हसन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनैतिक, रक्षा, डिजिटल और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती देने को लेकर दोनों ही नेताओं ने आशा जताई। वहीं राजनयिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र सहित पश्चिमी एशिया और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की। इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।